नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कैसे आतंकवाद की सबसे बड़ी वजह टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार दुनिया के कई देशों को एकजुट कर रही है, एक मंच पर ला रही है। राजधानी दिल्ली में टेरर फंडिंग को रोकने के उपायों को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से तीसरा नो मनी फॉर टेरर यानी NFFT सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 75 देश शामिल हो रहे हैं। 18 से 19 नवंबर तक होने वाले इस कार्यक्रम का जो मेन एजेंडा है वो आतंकी फंडिंग से जुड़े कई पहलू और इसे रोकने के उपायों से जुड़ा है। इसी पर 2 दिन चर्चा होने वाली है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे टेरर फंडिंग है क्या, कैसे आतंकी संगठन टेरर फंडिंग के नए नए उपायों पर काम कर रहे हैं, कैसे वो नए नए ऑप्शंस खोज रहे हैं और उनको रोकने के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और उसका असर क्या कुछ हो रहा है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मेहमान, उनका परिचय हम आपसे करवा दें। हमारे साथ मनोज गैरोला जी जुड़ रहे हैं, आप एडिटर इन चीफ हैं न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ कर्नल अनिल भट्ट साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेरर फंडिंग पर काम करना कितना जरूरी है और भारत की इस पहल का क्या कुछ मतलब है पूरी दुनिया के लिहाज से, आतंक पर लगाम लगाने के लिहाज से। लेकिन सबसे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद का दंश देश कई सालों से झेल रहा है। आतंकवाद न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए नासूर बना हुआ है, जिसका संपूर्ण इलाज अब जरूरी है। आतंकवाद को फैलने के लिए, उसे मजबूती देने के लिए टेरर फंडिंग सबसे बड़ी वजह है और इस पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी के इसी विजन को पूरा करने के मकसद से भारत दुनिया के कई देशों को एकजुट कर रहा है, जिसमें 75 देश शामिल होंगे। टेरर फंडिंग को रोकने के उपायों को गृह मंत्रालय की ओर से देश की राजधानी दिल्ली में तीसरा नो मनी फॉर टेरर यानी NMFT सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 18 से 19 नवंबर तक होने वाले इस कार्यक्रम के एजेंडे में आतंकी फंडिंग से जुड़े कई पहलुओं और इसे रोकने के उपायों पर 2 दिन की चर्चा होगी। कार्यक्रम में जो अहम मुद्दे उठाए जाएंगे वो है 18 नवंबर को पहले सेशन में टेरर फंडिंग के ग्लोबल ट्रेड्स क्या है, 18 नवंबर को दूसरे सेशन में आतंक की फंडिंग के लिए कौन कौन से चैनल हैं, 19 नवंबर को तीसरे सेशन में टेरर फंडिंग के लिए कौन सी नई तकनीक काम कर रही है और 19 नवंबर को चौथे सेशन में टेरर फंडिंग से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग पर चर्चा होगी। महीने भर पहले FATF की बैठक में पाकिस्तान को निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया है। जाहिर इसके बाद पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकी संगठनों की फंडिंग बढ़ने और उसकी सक्रियता बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इसके सबूत मिलने भी लगे। कश्मीर में निहत्थे कश्मीरी पंडितों और बाहरी मजदूरों पर बढ़ते हमले इसी का परिणाम है। साथ ही सीमा पार से ड्रोन्स के जरिए हथियारों और फंडिंग के लिए ड्रग्स सप्लाई की बढ़ती घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी साल इंटरपोल की महासभा में गृह मंत्री अमित शाह आतंकी फंडिंग, संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी देशों की एकजुटता का आह्वान कर चुके हैं। टेररिज्म मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ने के लिए अक्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। ऐसे में शुक्रवार और शनिवार को नो मनी फॉर टेरर पर होने जा रहे वैश्विक सम्मेलन में आतंक की फंडिंग के सभी आयामों और उसे रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी। आतंक की फंडिंग के खिलाफ यदि वैश्विक माहौल बनता है और इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सभी देश एकजुट होते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में फैले आतंकी नेटवर्क के लिए इसे बढ़ावा देना आसान नहीं होगा। टीम न्यूज नेशन। सबसे पहले अनिल भट्ट सर, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो भारत सरकार की तरफ से तीसरा सम्मेलन किया जा रहा है NMFT,
कितना जरूरी आपको लगता है आतंक के खिलाफ प्रहार करने के लिए, टेरर फंडिंग के खिलाफ एक्शन लेने के लिए? आपका सवाल बहुत दुरुस्त है। ये बहुत ही ज़रूरी है। भारत एक ऐसा देश है जिसने आतंक को अब 30 साल तो कम से कम 30 साल जूझ रहा है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में, और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि सारे भारत में फैलाया हुआ आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा हम जूझ रहे हैं। और मेरे ख्याल कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी फोर्सेस को इतना अनुभव है आतंकवाद से डील करने का, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का। जी, पहले तो आम देश कोई हमें सीरियसली लेते ही नहीं थे। गुड और बैड तालिबान, गुड और बैड आतंकवाद बताया जाता था। जो समस्या हमारी थी पाकिस्तान के तरफ से खड़ी की गई, इसकी कोई परवाह नहीं करता था। जी, जब 9/11 हुआ तब दुनिया जागी, और उसके बाद क्योंकि 9/11 में भी जो करने वाले थे उनका काफ़ी लेना देना, कांटेक्ट, लिंकेज पाकिस्तान के आतंकवादियों से था, है, आज तक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है कि पहली बारी ये फ्रांस में किया गया, जी, पेरिस में 2018 में। ठीक है। दूसरी बारी ये किया गया मेलबोर्न में 2019 में। उसके बाद कोविड की वजह से मेरे ख्याल ये नहीं हो सका। अब भारत खुद इसको, भारत का जो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है जी, इसको होस्ट कर रही है। ठीक है। और मैं 75 देश, जी, 75 देश के नुमाइंदे इसमें भाग लेंगे। बिल्कुल, मैं आऊंगा भट्ट सर आपके पास। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने सुरक्षा विशेषज्ञ। आपका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मनोज गिरोला सर, जब हम आतंक के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एजेंडा है सम्मेलन का वो टेरर फंडिंग है। टेरर फंडिंग का मतलब आज के दौर में क्या है? क्या और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्रिप्टो करेंसी और तमाम चीजों के बाद सर? जी हाँ, देखिए आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब भी किसी देश में या कहीं भी आतंक की जो कार्रवाई होती है उसके पीछे दो बड़े फैक्टर होते हैं। एक तो जो आइडियोलॉजी है वो है, और लेकिन वो आइडियोलॉजी कुछ नहीं करेगी जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। जब तक कि जो आतंकी संगठन है उनके पास लोगों को रिक्रूट करने के लिए पैसा ना हो, उनको सप्लाई देने, उनको देने के लिए हथियार ना हो, या फिर बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी तक जो ट्रेडिशनली क्या होता था, या जो आज की डेट में भी जो कि मेन 99% जो टेरर फंडिंग होती है उसके पूरे संसार में एक स्टैंडर्ड तरीके हैं। सबसे पहला तो जो NGOs होती हैं वो NGOs के थ्रू फंडिंग होती है। आपने देखा होगा कि जो अल-कायदा को जो फंडिंग होती थी वो सारे के सारे जो अरब बेस्ड जो कंट्रीज़ थे वो एक NGO को फंडिंग करते थे, उस NGO से अल-कायदा को आती थी। उसी तरीके से जो लश्कर-ए-तोयबा है पाकिस्तान में, उसको जो भी फंडिंग आती थी लश्कर-ए-तोयबा की जो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग आती थी, वो सारा पैसा लश्कर-ए-तोयबा के पास जाता था, और वो सारा का सारा पैसा हमारे देश में जो आतंकवादी थे उनको सप्लाई होता था। उसी तरीके से हमारे देश में भी PFI वगैरह कई सारे ऐसे संगठन थे जिनको बाहर से फंडिंग आती थी या फिर अंदर से भी फंडिंग आती थी, तो उसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ही होता था। तो हमारे देश में भी इस चीज़ पे रोक लगी है, और बाहर के जो देश हैं उनकी भी ये पहल है और उनका भी ये चीज़ है कि इस चीज़ पे रोक लगे। दूसरी जो फंडिंग जो होती है, आपने देखा होगा कि जो नेक्सस है वो एक बहुत बड़ा नेक्सस जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में बहुत बड़ा नेक्सस होता है। आपने देखा होगा कि पंजाब का जो अभी आतंक का जो ये है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा गैंग लीडर है,
तो अभी जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं एनआईए वो जांच कर रही हैं कि कैसे उसके जो पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी संगठन है उनके साथ उसके संबंध हैं। तो अब जनरली क्या होता है कि आतंकी हमारे जो पॉलिटिशियन है वो आतंकी गतिविधियों को तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोगों के साथ उनके लिंक रहते हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपने देखा होगा कि ये उनके जो आतंकी संबंधियों आतंकवादियों के साथ उनके संबंध होते हैं। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट की बात करें, वो बॉम्बे ब्लास्ट भले ही पाकिस्तान ने उसको पूरा सपोर्ट क्या किया, उसका करता धरता वही था, लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिला या बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले वो हमारे देश के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स थे, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो बाकी लोग थे, उनके थ्रू हुआ। और ये आपने देखा होगा कि ये चीज़ हमारे देश में नहीं है, पूरे के पूरे संसार में ही ये चीज़ है। अफगानिस्तान में जो इलीगल ओपियम का ट्रेड होता है वो 60 to 80 बिलियन डॉलर पर एनम का है, और वो वाला ट्रेड पूरे संसार को फंड करता है। तो ये दोनों का आपस में जो मिलन है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी तक तो हम इसी को जूझ रहे थे, अब नई चीज़ आ गई है, वो आ गई है साइबर वॉर। तो साइबर वॉर में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो क्रिप्टो करेंसी हो गई बिटकॉइन वगैरह उसके थ्रू होता है, और दूसरा जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब के थ्रू आप किसी को कांटेक्ट करते हैं, किसी के थ्रू पैसा पहुंचाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया में ही नहीं बाकी पूरे के पूरे देश में अभी लोगों को ये नहीं पता कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस लेवल तक ये वाली जो प्रॉब्लम है साइबर वॉर की, किस लेवल तक ये आतंकी इसका वो है इस्तेमाल कर रहे हैं। सर लेकिन आपने क्रिप्टो का जिक्र किया, जीडी बख्शी सर मैं आपके पास आ रहा हूं बस अभी तुरंत, लेकिन मनोज सर मैं पढ़ रहा था बिहार में भी जो टेरर कनेक्शन था उसमें क्रिप्टो का कहीं लेन देन पाया गया, कश्मीर में भी क्रिप्टो का लेन देन पाया गया टेरर एक्टिविटीज के लिए। मतलब कश्मीर से लेकर बिहार तक अगर क्रिप्टो टेरर एक्टिविटीज में शामिल है, इन्वॉल्व है, तो ये तो एक नई चुनौती है, बड़ी चुनौती है। और इसमें देखिए क्रिप्टो में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्रिप्टो में कोई ट्रेस तो है नहीं, क्योंकि क्रिप्टो में तो आपका कोई केवाईसी तो है नहीं। अगर फंडिंग या कोई भी रूट बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है या हवाला में भी होता है तो जनरली हम लोग फ़ोन टैप करके किसी तरीके से उसको मालूम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में तो पूरा इंटरनेशनल लॉस इसमें आते ही नहीं है, तो इसलिए क्रिप्टो के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करना मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी है। और लोगों को अभी ये भी नहीं मालूम कि ये कितने अंदर तक आतंकी गतिविधियों के में इसका इन्वॉल्वमेंट है। जी जीडी बख्शी सर आपसे समझना चाहूंगा, सम्मेलन करा रहा है गृह मंत्रालय भारत का जिसमें 75 देश शिरकत कर रहे हैं और एजेंडा यही है कि जो टेरर फंडिंग है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए। 75 देश शामिल हो रहे हैं, क्या एकजुटता की उम्मीद आपको नजर आती है और कितना जरूरी है सर, अगर आतंक की कमर तोड़ना है तो उसकी फंडिंग पर सबसे पहले हमला करना है? जीडी बख्शी सर। एक बार जो अंदर गया वो बाहर नहीं आता, जल्दी तो टाइम लगेगा। बख्शी सर आप तक आवाज पहुंच रही है? बेटा आपकी तो पहुंच रही है, टीवी का कुछ नहीं आ रहा। सर अगर आप मेरा सवाल सुन सके हैं तो प्लीज जवाब दीजिए। आतंक पर लगाम लगाने के लिए कितना जरूरी है आतंक की फंडिंग को रोकना? बख्शी सर। देखिए जहां तक आतंक को खात्मा करना है, जो फाइनेंशियल एक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल कॉन्डुइट्स सबसे ज्यादा अनिवार्य और जरूरी है। बगैर फाइनेंशियल चैनल्स को चोक किए आप कभी टेरर का टैप बंद नहीं कर सकते जी। ये जो है ये बुनियादी असूल है टेरर का। टेरर फंडिंग, टेरर नेटवर्क्स जो है फंडिंग के, फाइनेंशियल नेटवर्क्स जो है वो सबसे खतरनाक और कारगर नेटवर्क होते हैं। उनको खत्म कर लें तभी टेरर खत्म होगा। लेकिन जितना हम समझ पाए सर, बख्शी सर आपको तो लंबा अनुभव है, पूरी दुनिया में आतंक को सपोर्ट करने के लिए जो फंडिंग होती है वो चैरिटी के नाम पर होती है। चैरिटी और आतंक का क्या कनेक्शन है सर? क्या इस्लाम का संरक्षण ये एक आधार है जिसके नाम पर चैरिटी होती है आतंकी संगठनों को? नहीं, वही देखिए ना, वो इस्लाम के नाम पे चैरिटी मांगते हैं और उसका जो है दुरुपयोग करते हैं टेररिज्म को फैलाने के लिए। टेररिज्म और इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं, दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इस्लाम के नाम पर
लोगों से वो चंदा इकट्ठा करते हैं, वो जानवरों की हाइड्स इकट्ठी करते हैं ईद की बलि के बाद, उसके बाद उसको बेचकर पैसे कमाते हैं। डायरेक्ट फंडिंग सऊदी अरेबिया से आती है, कतार जैसे कई और इस्लाम बहुल मुल्कों से आती है, और इस चैरिटी का इस्तेमाल करके वो जो है टेरर के मॉड्यूल्स को फंड करते हैं, हथियार देते हैं, एमुनेशन असला देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, जो ये सम्मेलन किया जा रहा है अब भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, इससे कुछ उम्मीद आपको बनती नजर आती है जीडी बख्शी साहब? क्या पूरी दुनिया समझ सकेगी कि कितना बड़ा खतरा है टेररिज्म? नहीं, बिल्कुल साहब, क्योंकि भारत तो सबसे ज्यादा झेल चुका है। हमारे कोई 80,000 से ज्यादा लोग जो है शहीद हो चुके हैं 1990 की दशक से आज तक। अगर आप ले लीजिए, आप चाहे 2003 के वो जो बॉम्ब कांड जो मुंबई में हुए थे या कहीं भी, और ये सब जो है आपको भारत को एक बड़ा टारगेट रहा है टेरर का, टेरर की फंडिंग का। तो इसके लिए भारत उपयुक्त देश है जो कि औरों को आगाह कर सकता है, चेता सकता है कि साहब अगर आपने टेरर कॉन्ड्यूट्स के जो फंडिंग के कॉन्ड्यूट्स को नहीं चोक किया तो टेरर पनपता रहेगा, चलता रहेगा, लोग बलि चढ़ते रहेंगे। इसके लिए हमारी होम मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आजकल जो है क्रिप्टो करेंसी का फायदा उठाया जा रहा है, ब्लैक नेट का फायदा उठाया जा रहा है, डार्क नेट जिसे कहते हैं, उसका फायदा उठाकर टेरर फंडिंग की जा रही है। लोगों के सिर पे फिरौतियां लग रही हैं कि इसको मारने के लिए इतना पैसा देंगे, और वो सब डार्क नेट से आता है, वो क्रिप्टो करेंसी से आता है, ताकि सीमाओं को पार किया जा सके, सीमाओं के पार पैसा भेजा जा सके, इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों को सरंजाम करने के लिए। जी अनिल भट्ट सर, मैं पढ़ रहा था 90 के दशक में जमाते इस्लामी पर जब बैन लगाया गया, उसके बाद पता चला कि टेरर फंडिंग का नेटवर्क कितनी तेजी से अपने जो जड़ें हैं उनको मजबूत कर चुका है भारत के खिलाफ। हाल ही में भारत सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया, जिसके लगातार टेरर कनेक्शन सामने आते रहे हैं। 1990 से लेकर 2022 तक ये जो पूरा मॉड्यूल है ये लगातार काम करता रहा है, जिसका बेसिक एजेंडा सिर्फ टेरर फंडिंग रहा है। देखिए, हम जम्मू कश्मीर में आप याद कीजिए कितना आतंक फैलाया हुआ था जी। और वो आतंक सिर्फ आतंकवादियों का नहीं, वो आतंक वहाँ के जो युवा थे उनको भी खराब किया जा रहा था, उनके दिमाग को खराब किया जा रहा था। पत्थरबाजी वगैरह कैसे होती थी, ये सब कुछ इसमें काफी पैसा जाता है जी। और जब हमने एब्रोगेट किया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया 2019 के 5 अगस्त को, उसके बाद हमने असर उसका आहिस्ता आहिस्ता उसका असर होते हुए दिखने लगा हमें जी। जितने वो प्यादे थे कश्मीरी सेपरेटिस्ट, जिनको काफ़ी धन और पैसा मिलता था पाकिस्तान से, वो जब उनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर अपने आप ये जो पत्थरबाजी वगैरह हो रही थी ये बंद हो गई। लेकिन पूरी तरह नहीं बंद हुआ, अभी बहुत कुछ अभी करना है। जैसे जनरल बख्शी ने मेंशन किया है, जो क्रिप्टो करेंसी है और जो डार्क वेब है, इसका सामना करना बहुत जरूरी है। यकीनन क्रिप्टो करेंसी और साइबर फ्रंट पर जो चुनौतियां हैं टेररिज्म के मोर्चे पर, उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर जवाब देने के लिए बहुत ही खास मेहमान पवन दुग्गल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, उनसे बेहतर तरीके से शायद ही कोई जवाब देगा। बहुत बहुत स्वागत है पवन दुग्गल सर आपका। गृह मंत्रालय की तरफ से एक सम्मेलन किया जा रहा है 2 दिन तक, जिसका बेसिक एजेंडा है टेरर फंडिंग पर रोक लगाना।
मौजूदा वक्त में क्रिप्टो करेंसी एक नई चुनौती बनकर उभरी है। डार्क वेब, जिसका जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे, वो अपने आप में एक बड़ा खतरा है। कैसे इस खतरे को आप देखते हैं सर टेररिज्म के फ्रंट पर, और क्या इस पर लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, टेररिज्म की दृष्टिकोण से देखूं तो उनके लिए एक स्वर्णिम मौका आ चुका है, क्योंकि डार्कनेट उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से छुपाता है। और क्रिप्टो करेंसीज और डार्कनेट बिल्कुल नहले पे धेले वाला कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ना केवल आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू आप एक्सचेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना कोई सुराग छोड़े हुए। तो जितनी भी पुलिस अधिकर्मी कोशिश कर पाए, वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशंस, आपकी एग्जैक्ट ट्रांजैक्शंस को मैप नहीं कर पा सकते। और इसका कारण वर्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पाते हैं कि ना तो डार्कनेट को रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान मौजूद है, कोई प्रकरण मौजूद है, ना ही क्रिप्टो करेंसीज के दुरुपयोग या उनको मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म पर्पसेस के उपयोग के संदर्भ में कोई प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है। अब ये मीटिंग की जाती है, उम्मीद की जाती है कि किसी प्रकार से कोई समन्वय स्थापित हो, कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि एटलीस्ट नेशन स्टेट्स साथ मिलकर आगे बढ़ सकें और उस चुनौती का सामना कर सकें। लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी है, और जब तक आप इफेक्टिव इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज लेकर नहीं आएंगे, इफेक्टिव आप एक्सपेंडिचर्स और बजट्स एलोकेट नहीं करेंगे, तब तक केवल ये मात्र एक लिप सर्विस बन जाने वाला है। इसमें कोई बहुत ज्यादा महत्व होने नहीं वाला, क्योंकि देखिए डार्कनेट का जो पूरा साइज है वो सुपरफिशियल नेट से लगभग 500 गुना ज्यादा है, और वहां पर साइबर टेरर, साइबर रेडिकलाइजेशन, साइबर क्राइम जो है आम तौर पर एक कॉमन डिफॉल्ट ऑप्शन बन चुके हैं। और आप जब सब टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो साइबर स्पेस और इंटरनेट का अभिन्न योगदान इस दिशा में आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी प्रावधानों को लाने का और कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स को लाने का, ताकि राष्ट्र एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना कर सके। पवन दुग्गल सर, एक चीज जो हर किसी के दर्शक के जहन में होगी वो ये कि जब 75 देश एक साथ बैठेंगे एक मंच पर राजधानी दिल्ली में, तो क्या ये जो चुनौतियां जिनका जिक्र आप कर रहे हैं साइबर फ्रंट पर, इस पर वाकई लगाम लगाई जा सकती है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा मैकेनिज्म है? 2 दिनों में आप उम्मीद करें कि जादू की छड़ी हम घुमा के जादू का एक नया समन्वय ला पाएंगे, वो शायद मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर 2 दिन के डिलिब्रेशंस के बाद कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ सके और वे फॉरवर्ड को स्थापित किया जा सके, परिभाषित किया जा सके, तो वो मुझे लगता है एक अच्छा अचीवमेंट होगा, एक अच्छा आउटकम होगा इस प्रकार की मीटिंग का। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, केवल आप 48 घंटे बात भी कर लें तब भी इस प्रॉब्लम की जो बेसिक सोल्यूशन है उसको ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि आज विभिन्न प्रकार के राष्ट्र अपने विभिन्न प्रकार के कोवर्ट ओवर्ट एक्टिविटीज करते रहते हैं, तो इसलिए समन्वय स्थापित नहीं होता। लेकिन टेरर ऐसा चीज है, लगभग हर राष्ट्र उसके साथ पीड़ित है, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट एक मेजर ब्रेक थ्रू डेलिब्रेशंस का और वे फॉरवर्ड का इस मीटिंग में जरूर नजर आ सकता है। मनोज सर, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता रहा है टेरर एक्टिविटीज़ में। ये जो 2 दिन का मंथन होगा, इसके बाद क्या वाकई सारे देश सहमत हो सकेंगे? सहमत होना कितना ज़रूरी है, और क्या ये पॉसिबल है? जैसा पवन दुग्गल साहब भी करेंगे, देखिए 48 घंटे में तो नहीं होगा, लेकिन अगर शुरुआत होगी तो किसी नतीजे तक ज़रूर पहुँच जाएगी कि कोई मैकेनिज्म डेवलप हो सके अकाउंटेबिलिटी का। देखिए, हाँ, ऐसा है कि अगर सारे के सारे देश आपस में एक साथ मिलकर काम करें और इस चीज़ के लिए कानून लेकर आएँ, और सबसे पहले तो इसका सिग्निफिकेंस समझे कि साइबर की जो बिटकॉइंस हैं या बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनका बहुत बड़े लेवल पे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे पहले तो इसका सिग्निफिकेंस समझे, और सारे अगर मिलके काम करें तो इस पर एक रोक तो लग सकती है, क्योंकि कई सारे देशों में साइबर ये जो है बिटकॉइंस वगैरह हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, इनकी ट्रेडिंग परमिटेड है। हमारे देश में आप बैंकिंग चैनल के थ्रू इनको ट्रेड नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें बेसिकली रोक है, नहीं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो ये तो है, लेकिन मेरे ख्याल से जो जब 75 देश मिलकर बात करेंगे, तो मिलकर अगर इस समस्या को देखेंगे, तो कई सारे जो रॉग नेशंस हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान में आज की डेट में जो ओपीएम का ट्रेड है वो भी 60 to 80 बिलियन डॉलर का है, और इससे पूरे संसार में टेरर फंडिंग होती है। दूसरी तरफ जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान FATF से कभी बाहर आता है, कभी अंदर रहता है। 3 साल के लिए FATF के अंदर रहता है, फिर 1 साल बाहर आ जाएगा, फिर 3 साल के लिए 2-3 साल के लिए फिर वो
अंदर होगा। तो मेरे ख्याल से तो ये जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो सोर्सेज हैं या जो कंट्रीज़ हैं या फिर अरब में कई सारी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अरब की कई सारी जो सरकारें हैं वो इनडायरेक्टली टेरर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, उस पे नकेल लगाना, उस पे रोकथाम करना मेरे ख्याल से आज की डेट में सबसे बड़ी सबसे पहली चीज़ है। दूसरा ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है जी, आपने देखा होगा कि अलग अलग डेटा है कि कितने परसेंटेज मनी लॉन्ड्रिंग पूरे संसार में होती है या उसका अमाउंट कितना है। रफ एस्टिमेट 2% से 5% या फिर 10% ऑफ द टोटल जीडीपी जो संसार की है वो होती है। तो इसका मतलब देखें कि $40 बिलियन से $80 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हर साल होती है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसका एक बहुत बड़ा जो पैसा है वो सारा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी जाता है। अच्छा अनुराग, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि टेररिस्ट की जो एक्टिविटी है ये कोई इंडस्ट्री की तरह तो है नहीं कि जहाँ आपको हर महीने आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, ऐसे तो है नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर आपको टेररिस्ट एक्टिविटी लेट अस अज्यूम कि कश्मीर में करनी है तो उसके लिए लिमिटेड लेवल पे 4 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ इस लेवल की फंडिंग चाहिए होती है ताकि हथियार दें, लोगों को रिक्रूट करा, ये पैसा खर्च किया, एक्टिविटी करी और उसके बाद बिल्कुल चुप बैठ गए। तो इसके लिए भी तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें बिल्कुल ही अलर्ट रहना, हमेशा अलर्ट वो होता है, रहना होता है। टेरर फंडिंग बहुत छोटे लेवल की भी 2-4 करोड़ की भी हो सकती है और बहुत बड़े लेवल की भी हो सकती है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बहुत भयावह हो सकता है। हाँ जीडी बख्शी साहब, जो बात मनोज गहलोत सर कह रहे हैं उस पर सहमति बनाना कितना ज़रूरी है? और जिन मुल्कों का जिक्र यहाँ पर गहलोत सर ने किया है, चाहे वो अरब देश जो चैरिटी के नाम पर आतंकी संगठनों को सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान जहाँ की खेती पूरी दुनिया में आतंक की खेती के तौर पर नजर आती है, और पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है आतंकी फैक्ट्री के तौर पर, इन पर दबाव बना सकें 75 देश। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, टेररिज्म के ऑपरेशनल नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क, फाइनेंशियल नेटवर्क, इंसाइटरी नेटवर्क, ओवरग्राउंड नेटवर्क, बहुत सारे पैरेलल नेटवर्क होते हैं जिनमें सबसे क्रिटिकल जो है वो फाइनेंशियल नेटवर्क है। वो ऑक्सीजन है जिसके बगैर टेररिस्ट जी नहीं सकते। अब इसको नार्को टेररिज्म से जोड़ा गया, मतलब अफगानिस्तान में जो सारी अफीम पैदा होती है उसको जो ड्रग की तरह एक्सपोर्ट करके तालिबान अपना जो है युद्ध चला रही थी अमेरिका के खिलाफ। ठीक है, नार्को टेररिज्म कितने साउथ अमेरिकन देशों से, कोलंबिया वगैरह से होती है। ड्रग और टेररिज्म का सबसे भारी नेक्सस है। जो ड्रग पेनिट्रेट कराने के लिए जो कॉन्ड्यूट्स होते हैं उन्हीं को टेरर के हथियार पहुंचाने के लिए, असला पहुंचाने के लिए, बंदूक को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है एक दुनिया में अवेयरनेस लाना, तालमेल देशों के बीच लाना, ताकि वो सब इनके ऊपर उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करें जितना कि बाकी देश कर रहे हैं। भारत हम किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं जीडी बख्शी साहब, और हाल ही के दिनों में जो एक्शन भारत सरकार में लगी है, और वो भी डार्क नेट का, जो डार्क नेट था ये तो सरकारों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खड़ा किया, अब इसका इस्तेमाल टेररिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको इस पे समन्वय बनाना पड़ेगा कि साहब कहां तक जो इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है उसी का दुरुपयोग टेररिस्ट करके, वही क्रिप्टो करेंसी का, वही डार्क नेट का जो कि टोटल अनोनिमिटी देता है, कहां से वार हुआ, किसने किया, कुछ पता नहीं चलता। इसके ऊपर जब तक दुनिया बख्शी सर, भारत सरकार ने, हमने किस तरीके से एक्शन लिया है टेरर फंडिंग को लेकर, उसको आप कैसे आंकेंगे? टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद से लेकर पीएफआई पर बैन, हमारे एक्शंस को किस तरीके से आप देखें? देखिए, बहुत देर तक हम लोग केवल काइनेटिक एक्शन कर रहे थे। हमको लगता था कि अगर हम टेररिस्ट को मार डालें, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी इत्यादि इत्यादि, तो वो हम उस पर नकेल कर सकेंगे। फिर धीरे धीरे समझ आया साहब कि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो फाइनेंशियल नेटवर्क जो इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं उनको जब तक आप चोक नहीं करेंगे, आप एक मारेंगे कल 2 और खड़े हो जाएंगे, 3 और खड़े हो जाएंगे, ये तो सिलसिला चलता रहे। तो अब हमने जो है बड़ी बारीकी से, और खासकर जब से जो है आपका डिजिटाइजेशन हुआ है, बैंक के खातों पे नजर रखी जा रही है, बैंक अकाउंट्स पे नजर रखी जा रही है, जो फॉरेन से ट्रांजैक्शन आ रही है,
उनके ऊपर बड़ी पैनी नजर रखी जा रही है और हम काफी हद तक इस पे काबू पा सके हैं, तभी तो टेररिज्म का स्तर इतना गिरा है भारतवर्ष। भट्ट साहब, आप सहमत हैं जो बात बख्शी जी कह रहे हैं? यासीन मलिक से लेकर पीएफआई तक पर एक्शन 370 जिसका जिक्र आपने किया, और यही कुछ फैक्टर्स हैं, यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको गिनाया जा सकता है गर्व के साथ कि हम आतंक पर, टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने में कामयाब हो रहे हैं। भट्ट सर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि यूएस, यूके और कुछ और देश जो जिन्होंने आतंकवाद के फर्क आतंकवाद में भी काफी फर्क के पैदा किए हैं कि ये अच्छा आतंकवाद है, ये इतना अच्छा नहीं। हर देश को, जो देश आतंकवाद को चला रहे हैं यानी कि चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ और देश, इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है ये मिलजुल के करनी चाहिए। जी बिल्कुल, गुड टेररिस्ट कोई होता नहीं। ठीक बात है। हालांकि वो 9/11 के बाद सुपर पावर अमेरिका भी अपनी इस डेफिनेशन को बदल चुका है। बिल्कुल, लेकिन सबको मिलकर एक साथ आना होगा और वही कोशिश मनोज सर गृह मंत्रालय की तरफ से है इस 2 दिन के सम्मेलन में। किस तरीके की उम्मीदें आपको नजर आती हैं? फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, ऐसा है कि आज संसार में भारत अकेला ही देश नहीं है, कई सारे देश हैं जो कि आतंकवादी गतिविधियों से परेशान हैं। तो इसी के लिए इस चीज़ की पहल की गई थी और ये एक इंटरनेशनल समस्या है, क्योंकि जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो ड्रग का जो केस होता है वो सारे के सारे केस क्रॉस बॉर्डर ही होते हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ही वो लोग इल्ज़ाम देते हैं। तो इस तरीके की गतिविधि को रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे के सारे देश इसमें मिलके काम करें। ठीक है, सिर्फ रस्म अदायगी होगी सम्मेलन या कुछ पॉजिटिव आपको लगता है कि एक शुरुआत होगी जैसे पवन दुग्गल साहब कह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक सीरियस समस्या है और चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, सबके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे ख्याल से हर कोई इसमें बहुत सीरियसली काम करेगा। और अगर हम अपने ही देश में देखें तो हमारे देश में ही पिछले 4-5 साल में जो हमारी सरकार है उसने इन गतिविधि को रोकने के लिए बहुत सीरियस लेवल पे काम किया है और यही जो काम है यही जो बाकी देश की सरकारों ने भी किया है। ये बात और है कि टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरीके से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो आतंकवादी हैं उनको नए नए एवेन्यूज़ मिल रहे हैं, नए नए सोर्सेज ऑफ फंडिंग मिल रहे हैं या फिर फंड ट्रांसफ़र करने के नए तरीके उनके सामने आए हैं। तो अब यही है कि नए तरीकों को रोका जाए और पुराने तरीकों को बिल्कुल ही खत्म किया जाए। मेरे ख्याल से सब लोग मिलकर काम करेंगे। इस मुद्दे पर, इस चुनौती पर इस सम्मेलन में क्या कुछ सहमति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और इस सम्मेलन का मतलब क्या है सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिहाज से ये समझाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।